नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता से संरक्षण संबंधी कानूनों के बारे में। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए केंद्र सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, जल्द ही हमारे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, लेकिन इन सभी आपराधिक कानूनों को लागू करने से पहले मैं केंद्र सरकार को यह आग्रह करना चाहूंगा कि अभी आप जितने भी कानून देख रहे हैं जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं क्रूरता से, उसमें कुछ संशोधन कर दीजिए। संशोधन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहां पर एक बात स्वीकार की है कि महिलाओं के द्वारा बहुत सारी शिकायतें, चाहे वह पति के विरुद्ध हो या फिर अपने ससुराल वालों के विरुद्ध हो, अधिकांशतः यह पाया गया है कि वह झूठी होती हैं और अतिरंजित शिकायतें होती हैं। अतिरंजित अर्थात अतिशयोक्तिपूर्ण होती है। या तो देखा जाता है कि जो शिकायतें महिलाओं के द्वारा दर्ज की गई हैं वह पूरी तरह से झूठी हैं, या फिर महिलाएं अपने ससुराल वाले और पति के खिलाफ ऐसी शिकायतें दर्ज करा रही हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। यानी कि ना तो उसमें सबूत है और ना ही इसके अलावा सबूत के अतिरिक्त यह देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अलग अलग बातें प्रस्तुत की गई हैं, डायमेंशंस क्लियर नहीं है, परिस्थितियां क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया है और सामान्य सामान्य बातें ही बता दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला देखा जाना समझा, इस वजह से सभी चीजें क्लियर कर दी है और कहा है केंद्र सरकार से कि कुछ संशोधन कर दीजिए, क्योंकि अभी जल्द ही नए कानून देश भर में लागू होंगे। हम फिर नहीं चाहते कि महिलाएं अपने लिए जो संरक्षण के कानून बने हैं उनका दुरुपयोग करें और दुरुपयोग करने के बाद न्यायपालिका का समय खराब करें। तो इस संबंध में हम लोग जानेंगे समझेंगे पूरी स्थिति को। सबसे पहले समझते हैं कि क्या मामला था जिसकी सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। देखो, बिना मामले की सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट ऐसा स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो केस गया होगा उसके पास में ना। तो पहले देखेंगे केस क्या था, केस में क्या क्या स्थिति थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या प्रस्तुत किया। अंत में यह भी देखेंगे कि हमारे देश में दहेज संबंधित किस प्रकार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि हर एक चीज को जानने समझने से पहले यह भी जरूरी है कि हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। आपको चीजें क्लियर है तो प्रश्न का आंसर कुछ नहीं, बस मात्र कमेंट करना है, वरना वीडियो को अंत तक देखना है। इसके साथ ही आप लोग को यहाँ पर अपनी मेंस के नोट्स बना लेने हैं, ताकि अगर मुख्य परीक्षा में महिलाओं से जुड़ी हुई इस प्रकार की कोई बात आप लोगों से पूछ ली जाए, आप परेशान ना हो और बेझिझक आप लोग उत्तर दे सकें। ठीक है, मामले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या स्थिति है। तो न्यायालय ने कहा है कि देखिए, व्यवहारिक वास्तविकताओं पर विचार करने की आवश्यकता है फिलहाल। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बातचीत की। केंद्र सरकार को कहा कि देखिए, आप भी देखिए व्यवहारिक वास्तविकताओं को और समझिए कि हम लोगों ने जो कानून बना रखे हैं, कानून है तो वास्तव में महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हम इस बात को पूरी तरह से खारिज तो नहीं कर सकते कि महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता नहीं होती है। हम देखते हैं कि यहाँ होती है, महिलाओं के साथ क्रूरता होती है, ससुराल में भी होती है, बाकी अन्य जगहों पर भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद हम इसको भी पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि महिलाओं के द्वारा शिकायतें बहुत सारी गलत दर्ज कराई जाती हैं, झूठी दर्ज कराई जाती है, या फिर इस प्रकार से दर्ज कराई जाती है जो अतिशयोक्तिपूर्ण होती है। हमें दोनों ही डायमेंशन देखने, ना तो हम उस पक्ष को पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं जो इस समय शोषित है, और ना ही हम उस पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं जिसके द्वारा कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दोनों को ही समझना जरूरी है, दोनों के एंगल्स को देखना जरूरी है। इसीलिए कानूनों के अंदर कुछ ऐसे हमें संशोधन करने होंगे जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। यदि दुरुपयोग नहीं रोकेंगे तो न्यायपालिका का समय तो खराब होगा ही होगा, वहीं कहीं ना कहीं मामले में निर्णय देते हुए ऐसा ना हो जाए कि किसी निर्दोष को सजा मिल जाए। हम ये कभी नहीं चाहेंगे, और ये हमारी न्यायपालिका का सिद्धांत भी है। कहते हैं ना हम लोग कि भले ही 1000 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है, ये कथन हमारी न्यायपालिका में चलता है। अब इसी वजह से इन्होंने आपस में बातचीत की, बातचीत करते हुए केंद्र सरकार को कहा कि आप चीजें थोड़ा समझिए और कुछ संशोधन बिल्कुल उचित रूप से आप लोग कर दीजिए ताकि चीजें व्यवस्थित रहे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को पता ही है कि हमारे देश में बीते दिनों केंद्र सरकार 3 नए महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों को पारित कर चुकी है। चीजें सारी क्लियर है। तो 1 जुलाई से अब यह देश भर में लागू भी हो जाएंगे। तो अब आने वाले समय में व्यवस्था जो है वह नए कानूनों के अकॉर्डिंग चलेगी। क्या क्या नाम है तीनों कानूनों के, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों ने वीडियोस देखी थी। मैंने बहुत अच्छे डिस्कस की थी सभी चीजें आप लोग के साथ में, पर नाम ही बता देंगे आप लोग तो गनीमत रहेगी बहुत। चलिए अभी देखते हैं हम लोग किस प्रकार के मामले की सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट जब उसने सारी बातें प्रस्तुत की। तो सुप्रीम कोर्ट दरअसल एक मामले की सुनवाई कर रहा था। यह मामला आईपीसी सेक्शन 498A के तहत दर्ज था। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 498A में जो प्रावधान किए गए थे, हमारे देश में अब जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता है ना, बीएनएस इसको हम लोग बोलते हैं, तो बीएनएस के अंदर रखा गया सेक्शन 85, जिसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं।
अब 1 जुलाई से नए कानून लागू हो जाएंगे, तो जितनी बातें 498A में है सारी हमें 85 में देखने को मिलेगी भारतीय न्याय संहिता के। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला यही था, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत चल रहा था। इस मामले के अंदर जो महिला थी, महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया हुआ था। महिला यहाँ पर यह कह रही थी कि देखिए जी, मेरे ससुराल में मेरे साथ गलत व्यवहार होता है, मेरे ससुराल वाले और मेरा पति जो है वह मेरा उत्पीड़न करता है, मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों रूपों में टॉर्चर किया जाता है। अब इस प्रकार के केस चलते रहते हैं। अब सभी चीजों को समझा गया, कोर्ट ने पूरी एफआईआर देखी, एफआईआर को समझा, तो इसमें यह शामिल था कि जी ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं और दहेज की मांग के लिए मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अधिक परेशान करते हैं। यहाँ पर महिला ने ये भी चीजें क्लियर की कि देखिए, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के समय मेरे घर वालों ने एक अच्छी खासी बड़ी रकम खर्च की थी, लेकिन उस रकम के बाद क्या हुआ कि मेरे ससुराल वाले सेटिस्फाइड नहीं हुए। अब बाद में क्या हुआ कि जो मेरा स्त्री धन आया था, यानी कि मेरे माँ बाप ने जो भी चीजें मुझे दी थी मेरे अपने लिए, वह सब भी मेरे ससुराल वालों ने छीन ली और बाद में मुझ पर फिर दबाव बनाया जाने लगा और वस्तुओं के लिए और चीजों की मांग के लिए। जब वह सभी पूरी नहीं हुई तो इस दौरान हमने देखा कि अलग अलग चीजें चली और उसके बाद में मेरा शोषण होता रहा, चाहे फिजिकली रहा चाहे मेंटली रहा, और मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाया जाता रहा कि भाई और सामान लाओ और चीजें लाओ और मांग प्रस्तुत करो अलग अलग चीजों के लिए। अब यह सारी जो स्थितियां थी, यह सारी स्थिति महिला के द्वारा पेश कर दी गई एफआईआर के अंदर। इन्होंने सब बातें बताई और इनके द्वारा जो भी बातें थी यह सब चीजें शामिल थी सेक्शन 490A की इस तहत। इस वजह से इसी के तहत पूरा मामला चल रहा है। अब न्यायपालिका ने पूरा का पूरा मामला सुना, जाना समझा। न्यायालय ने देखा कि भाई मामला तो गंभीर है। इन्होंने पढ़ा, जाना समझा और जानते समय कुछ खास महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की। सबसे पहले देखते हैं कि न्यायपालिका का जजमेंट क्या रहा। तो यहाँ जो जजमेंट था न्यायालय का, ये पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे यहाँ पर जेबी पादीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। तो दोनों न्यायमूर्ति साहब ने चीजों को देखा, जाना समझा और एक महत्वपूर्ण जजमेंट यहाँ पर पेश किया कि देखिए, महिला ने जो एफआईआर दर्ज कराई है यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं। आप लोग भी चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो क्या होगा कि देखो, जब कभी भी इंसिडेंट्स होते हैं तो इंसिडेंट्स के हमारे पास में सबूत होते हैं, और आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जिसके हमारे पास सबूत ना हो। सबके पास में स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सारी बातें चैट्स पे होती हैं, कॉल्स पे होती हैं, आप जाते आते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी रहती है, मतलब आपके पास हर चीज़ का सबूत होता है। तो जब आपके साथ में कहीं भी इस प्रकार की घटना हो रही है, आपके ससुराल वाले, परिवार वाले, हम देख रहे हैं कि आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से आपको उत्पीड़न कर रहे हैं आपका, तो ऐसी स्थिति में आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर में देखा गया कि कोई खास सबूत महिला के द्वारा पेश नहीं किए गए। हम जनरली देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मारपीट की घटनाएं भी आती हैं, तो उस दौरान आप तुरंत जाकर के चीज़ें रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं आया। तो इसी वजह से पूरा मामला जब समझा हमारे न्यायाधीशों ने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात, आपकी जो एफआईआर है वो आपके जो आरोप हैं ये अस्पष्ट है, स्पष्टता नहीं दिख रही है, वही सामान्य है। मतलब जनरली यह बातें तो कोई भी महिला कहीं भी कहती है, ये बहुत अधिक कॉमन चीज़ें हैं। आपको सबूत देने होंगे, गवाह बताने होंगे, जो कि आप नहीं दिखा पा रहे हो। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि व्यापक है, मतलब जैसे कि आप चीज़ें प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आपने कहा कि भाई मानसिक और शारीरिक रूप से मुझे शोषण किया जा रहा है मेरा। अब मानसिक शोषण के अंदर और जो शारीरिक शोषण की स्थिति है, ये बहुत ही अधिक व्यापक है, इसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा, काफ़ी बड़ी स्थितियां बता रहे हैं और इसको लेकर के कोई भी चीज़ आप प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पा रहे। ये गड़बड़ वाला मामला। तो आपने चीज़ें कही, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन व्यापक है, स्पष्ट नहीं है और हम टू द पॉइंट चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं केस में। तो इस वजह से क्या होता है कि महिला के द्वारा जो केस दर्ज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट चीज़ों के अंदर कोई ठोस गवाह नहीं पाता, कोई ठोस सबूत नहीं पाता, तो इसी वजह से अंततः महिला की जो कंप्लेंट होती है उसको पूरी तरह से खारिज कर देता है सिरे से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोर्ट इस याचिका को खारिज नहीं करता, बल्कि केंद्र सरकार से बातचीत करता है और उसके बाद में यह आदेश देता है कि देखो, इस फैसले में हमारा जो जजमेंट है, इस जजमेंट की एक एक कॉपी आपने केंद्रीय कानून और गृह सचिवों को भेजनी है और इनसे यह कहना है कि देखिए, यह जो कॉपीज आपके पास आ रही हैं, आपने यह कॉपी आगे कानून और न्याय मंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री तक पहुंचानी है। ये जरूरी है वर्तमान में। क्यों जरूरी है? क्योंकि केंद्र सरकार से आप बातचीत कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि संशोधनों की आवश्यकता है। यदि संशोधन नहीं किए जाएंगे तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ेगी। पहले एक समय हुआ करता था कि लोग शिक्षित नहीं थे, जैसे कि महिलाएं, खासतौर पर हम लोग माने तो महिलाएं शिक्षित नहीं थी, तो महिलाएं वे कानून, वे अधिकार नहीं जानती थी जो उन्हें मिले हुए हैं हमारे देश की व्यवस्था में। अब सब पढ़ लिख रहे हैं, सब चीज़ों को जान रहे हैं, तो हर चीज़ के ना दो डायमेंशन होते हैं। कभी भी ये बात मत भूलिएगा कि जहां आपको अच्छा मिलेगा वहां बुरा भी मिलेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको दोनों ही पहलू समझने होंगे, तभी आप लोग एक अच्छी चीज़ों को, एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, एक अच्छे डायमेंशन जोड़ सकते हैं अपने मामले के अंदर। अब जहां हम देख रहे हैं कि भाई कानून बने हुए हैं, महिलाओं को पहले नहीं पता थे, तो उस समय क्या होता था कि हम देखते थे कि
वह शिक्षित नहीं है, तो जितना भी उनके साथ में शोषण हो रहा है, उनका जितना उत्पीड़न हो रहा है, वह घर में रहती थी। और पहले की महिलाओं की मानसिकता भी यही चलती थी कि अब शादी हो गई तो जिंदगी इसी आदमी के साथ बितानी है, कुछ और नहीं कर सकते हम लोग। परिवार वाले भी साथ नहीं देते थे क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते थे, तो वो सोचते थे कि भाई एक पे ही ध्यान देते रहेंगे या बाकी लोगों को भी भाई आगे पहुंचाना है। तो उस समय ऐसा बहुत अधिक नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे फिर चीजें बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, सब तक शिक्षा पहुंच गई। अब सब लोग जानते हैं कि हमारे कानून क्या है, हमारे अधिकार क्या है। तो बहुत सारे लोग जहां उसका अपनी सही के लिए प्रयोग करते हैं, वहीं कुछ लोग दुरुपयोग में भी आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप लोगों ने समझ लेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि हमारा जो जजमेंट है इसकी एक कॉपी आप केंद्रीय कानून और गृह सचिवों तक पहुंचाइए, और इसके साथ साथ ही जरूरी है कि यह आगे कानून और न्याय मंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचे। अब अभी तक तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई बहुत खास जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लग रहा है क्या? अभी तक तो नहीं लग रहा। एक कॉमन सा केस था डोमेस्टिक वायलेंस का, है ना, डॉरी के लिए। तो केस कॉमन था, कोर्ट ने सुना, कोई ठोस आधार नहीं मिले, गवाह नहीं मिले, सामान्य से स्थिति थी और एफआईआर में दम नहीं लगा, तो उन्होंने खारिज कर दिया मामला। असली कहानी अब शुरू हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार को। हालांकि पहली बार नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियर किया है कि देखो पहली बार नहीं है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कह रहे हैं सुधारों के लिए। अब से 14 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था, जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार को 14 वर्ष पहले हमने कहा था कि देखिए हमारे देश में जो दहेज विरोधी कानून है, इन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जरूरी है कि आप इन दहेज विरोधी कानूनों को एक बार फिर देखें, इनमें संशोधन करें और इनको वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ढाल दें। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना था, और इसी वजह से हम फिर एक बार चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उस समय भी रीजन वही था, आज भी रीजन वही है। जब हमने 14 साल पहले कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सुधार कर लो, क्योंकि उस समय भी हमें लग रहा था कि फेक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है, और आज भी वही स्थिति है, फेक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, आधार नहीं है, चीजें निराधार हैं और यूं ही प्रस्तुत की जा रही हैं। तो जरूरी है कि कानूनों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भी हम कुछ प्रोटोकॉल्स निर्धारित कर ले पहले से, चीजें इससे ठीक रहेंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि देखिए अगर हम वर्तमान समय में अब स्थिति समझे तो देश का कानून बदलने वाला है। अब हम लोग आईपीसी से आगे बढ़ेंगे बीएनएस की तरफ। तो जो बातें हम लोग आईपीसी के अंदर 490A में देखा करते थे, वही हमें अब देखने को मिलेंगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और धारा 86 के अंदर। क्या क्या बातें कही गई हैं 85 और 86 में? बीएनएस की धारा 85 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला का, चाहे वह पति हो या पति का कोई रिश्तेदार हो, अगर आप महिला के साथ क्रूरता करेंगे तो इसके लिए आपको सजा मिलेगी। हालांकि क्रूरता बहुत अधिक परिभाषित नहीं है, इसमें क्या क्या शामिल है, लेकिन क्रूरता का मतलब ये है कि आपने टॉर्चर किया है किसी न किसी रूप में, बस इतना समझ लेना। अगर इतना करते हैं तो उस स्थिति में जो भी व्यक्ति हो, चाहे पति शामिल है चाहे पति का रिश्तेदार शामिल है, 3 वर्ष तक के कारावास की व्यवस्था की गई है। वहीं जुर्माना भी लगाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यही पूरा का पूरा सेम स्टेटमेंट हम देखते हैं आईपीसी सेक्शन 498A के अंदर परिभाषित। अब यहाँ पर 85 में आ गया है। वहीं जो इसका सेक्शन 86 है, ये थोड़ा सा और चीजों को बढ़ाता है। सेक्शन 86 में कहा गया है क्रूरता की परिभाषा के बारे में, और क्रूरता की परिभाषा को यह मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में प्रस्तुत करता है। यानी कि क्रूरता होगी तो मेंटली भी होगी, फिजिकली भी होगी, यह कानून हमारा स्पष्ट कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही चीजों को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आईपीसी में क्या था, यहाँ पर बताया गया बीएनएस में क्या है। अब इन्हीं चीजों को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो जो हमारा नया कानून है और जो बातें हम सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में देख रहे हैं, ये मात्र और मात्र आईपीसी का सेक्शन 498A का सिर्फ और सिर्फ पुनरुत्पादन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद जरूरी है कि हम लोग इस व्यवस्था में अभी कुछ सुधार करें। सुधार क्यों करें? क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि फेक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जो मामले हैं बहुत अधिक क्लियर नहीं है। अब आपने क्या किया, कानून तो बना है लेकिन कानून पर बंधन नहीं लगाए हुए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कानून जो है वह एक तरफा झुकाव दिखा रहे हैं। एक तरफा झुकाव का अर्थ ये है कि कोई भी महिला जो है, यह महिला जा सकती है और पुलिस के पास में वहां जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकती है। अब एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष देखा जाएगा कि हाँ महिला के साथ क्रूरता हुई है, बस मामला क्लियर हो गया, खत्म हो गया, इससे अधिक और कुछ भी नहीं रहेगा। यही तो बात इसमें दिख रही है। क्या इसमें यह बताया गया कहीं पे कि मान लीजिए कि आने वाले समय में महिला के द्वारा जो दर्ज किया गया केस है वह गलत या मिथ्या साबित होता है, तो उस स्थिति में महिला के साथ क्या होगा? आप बता रहे हैं कि महिला के साथ क्रूरता होगी तो उसके लिए क्या सजा है, लेकिन आपने यह बताया कि अगर कानून का दुरुपयोग होगा तो उसके लिए क्या सजा है, नहीं बता रहे हैं ना आप। तो जरूरी है चीजों को एड ऑन किया जाए ताकि दोनों पक्षों की सुरक्षा हो सके, और हमारी व्यवस्था जो है वह न्याय के लिए है। हम लोग प्राकृतिक न्याय के अंदर सिद्धांत में पूरी तरह से मान्यता रखते हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजों में एक तरफा बिलीव नहीं करना चाहिए।
तो इसी वजह से उन्होंने केंद्र सरकार को निर्देश दे दिया है, अगर कुछ संशोधन होते हैं तो हम लोग बिल्कुल चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक खास चीज़ आपको पढ़नी है, जिस प्रकार हमारा पूरा मामला डॉरी से संबंधित था, हम लोग देखते हैं कि पिछले साल क्या स्थिति थी डॉरी की ऑल ओवर इंडिया, कैसे मामले दर्ज किए गए, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या चल रही है स्थिति, ठीक है। तो एनसीआरबी डाटा देता है हम लोग कुछ चीज़ों के लिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट जब आई थी वह हम लोगों ने पढ़ी थी। यह एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है ना, वर्ष 2022 के आंकड़े बताती है। अभी 2023 की जो रिपोर्ट होगी वह इस वर्ष के अंत तक आएगी, क्योंकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा व्यापक होती है, अलग अलग एनजीओज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा हमारे जो पुलिस स्टेशन वगैरह सब जगह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, तब जाकर के एनसीआरबी की रिपोर्ट तैयार होती है। और ये बात ध्यान भी रखने वाली है कि जितनी चीज़ हम लोग देख पाते हैं ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस होते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कभी रजिस्टर होते ही नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बहुत सारे केसेस ऐसे जो रजिस्टर नहीं होते, उनकी तो कोई गिनती है ही नहीं। हालांकि जो रजिस्टर हो जाते हैं उनके आधार पर ही हम चीज़ों को समझते हैं। तो एनसीआरबी का जो डाटा है वह बताता है कि वर्ष 2022 में डॉरी के 13,479 केस ऑल ओवर इंडिया दर्ज किए गए। ठीक है, 13,479 केसेस ऑल ओवर इंडिया दर्ज हुए। यह केस दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दर्ज किए गए थे। जिससे वो सिर्फ केस ही दर्ज नहीं किए गए, अगर हम लोग बात करें दहेज हत्याओं की, मतलब घर वालों ने टॉर्चर वगैरह किया जिसकी वजह से बहू की हत्या हो गई, तो ऐसे केस 6,450 दर्ज किए गए। हालांकि ये बात हमेशा देखने वाली है कि ससुराल में जनरली बहू की ही हत्या होती है, इसके अलावा किसी और का केस अब तक देखा नहीं गया है। वहीं हम लोग इसके अलावा बात करें कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर राज्यों की क्या स्थिति थी, तो देखिए जो ये केस दर्ज हुए हैं टोटल तो 13,479 दर्ज हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने पूरी लिस्ट में टॉप किया है स्टेट वाली में, और 4,807 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरा स्थान जो है बिहार ने लिया हुआ है, 3,580 दहेज के मामले दर्ज हुए। वहीं कर्नाटक में 2,224 केस दर्ज हुए हैं दहेज के। वहीं इसके अलावा हम लोग बात करें दहेज हत्याओं की, तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है, क्योंकि 2,218 मामले यहाँ दर्ज हुए थे। बिहार में सेकंड रैंक है, क्योंकि 1,057 केस दर्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, दहेज हत्या यहाँ पर 518 दर्ज हुई हैं। तो आज के समय में स्थिति अभी बहुत अधिक सुधरी नहीं है। हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, जहाँ एक तरफ न्यायपालिका हमारी बात कर रही है कि फेक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वहीं हम लोग यह भी देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया केस जो दर्ज हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। और सिर्फ हम लोग देखें डॉरी के केसेस ही नहीं, बल्कि इसके अलावा दहेज हत्या के मामले भी एक बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे हैं। ये स्थिति अभी भी चिंतनीय है और ज़रूरी है कि इस तरफ सुधार हो। ससुराल वाले समझें स्थितियों को, जिससे कि आने वाले समय में चीज़ों को बैलेंस किया जा सके और दोनों परिवार जुड़ते हैं तो स्थितियां आगे तक बेहतर से बेहतरीन बनी रहे। चीज़ें क्लियर हैं? तो आप लोग को क्या लगता है, जो कानून है महिलाओं के लिए संरक्षण के लिए, इनमें वास्तव में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए, कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो, या फिर अभी की स्थिति जो है वह बिल्कुल ठीक है? अपने विचार जरूर बताने, इन केसों को लेकर के क्या मानना है जरूर बताना है, और साथ साथ कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर भी बताते हुए जरूर जाना है। ठीक है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। हालांकि आप लोग को आंसर चाहिए होगा, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ सही रहा होगा, अच्छे से आपने समझा होगा। बाकी अभी के लिए दीजिए मुझे विदा, अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।